मॉर्निंग, मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एरर फाइंडिंग करते हैं, जो कि हमारे हर कॉम्पिटिटिव लेवल जो होते हैं क्वेश्चन, जितने भी कंपटीशन होते हैं वहाँ पे जरूर आता है। पूरा एक सेंटेंस दिखा जाएगा ABCD करके, और उसमें उसे बांट दिया जाता है सेंटेंस को, और पूछा जाता है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो ये किसी भी कंपटीशन में हो, चाहे आपका TGT हो, PGT हो, या फिर आपका SSC CGL हो, SSC का जो CPO SI का होता है, या फिर SBI में जो अभी वैकेंसी निकली हुई है आपका PO का, किसी भी कंपटीशन में अगर इंग्लिश पूछा जाता है तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जरूर आता है हर कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस में। ठीक है, जो भी हर कंपटीशन होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने ढूंढा है जो कि कंपटीशन में पूछे गए हैं। इन्हीं कंपटीटिव क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पार्ट में देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला आपका जो सेंटेंस दिया गया है, पहले एक काम करिएगा लोग, इसे अपना नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करने के बाद, और फिर उसके बाद आप खुद से फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पे एरर है। उसके बाद मैच करेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस देखना उसके बाद मुझे टाइम देना, इसमें आपका बहुत ज़्यादा जो होगा वो लॉस हो जाएगा समय। ठीक है, तो आप अपने से नोट कीजिए, फिर अपने से जब ढूंढ लेंगे, जब अपना कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, उसके बाद जब मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट को, तो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो आई डोंट नो नथिंग अबाउट हिम, आई डोंट नो नथिंग अबाउट हिम। मान लीजिए कि यही सेंटेंस आपको दिया गया है, ऐसे करके इसका पार्ट्स दिया हुआ है, और बाद में दिया है नो एरर। बाद में क्या दिया गया है, नो एरर। ठीक है, इसी तरीके से आपके सेंटेंसेज अगर दिए हुए हैं तो यहाँ पे आप बताइए कि क्या होने वाला है। आई डू नॉट नो नथिंग अबाउट हिम। ठीक है, तो देखिए एक रूल ये कहता है कि अगर हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें निगेटिव वर्ड सिर्फ एक होना चाहिए। दो निगेटिव वर्ड जब आ जाएंगे तो सेंटेंस हमारा जो होता है वो निगेटिव सेंस नहीं रह जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को ऐसे कह दिया जाए, नॉर्मल एक सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना, उससे मैंने पानी न पीने के लिए मना किया। सेंटेंस समझिएगा, उससे मैंने पानी न पीने के लिए मना किया। तो न पीना एक निगेटिव वर्ड है, और एक मना करना ये भी निगेटिव वर्ड है। तो ये दोनों सेंटेंस, यानी कि पानी वो न पिए, इसके लिए मैंने मना किया, मतलब पानी वो पिए। समझ में आ रही बात? तो इस वजह से ऐसे सेंटेंसेस जब भी होंगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा, मैंने उसे पानी पीने के लिए मना किया। ठीक है, पानी पीने के लिए मना किया, न पीने के लिए मना किया नहीं होता है। ठीक ना, तो इससे सेंटेंसेस जब भी होते हैं तो कभी भी यहाँ पे देखिए डू नॉट एक ऑलरेडी निगेटिव हो गया, और नथिंग ये भी आपका क्या है, निगेटिव है। आई डू नॉट नो नथिंग अबाउट हिम। ठीक है, तो ऐसे में आपका एरर क्या हो जाएगा, ये जो नथिंग है ना, ये आपका एरर में आएगा, और इसके जगह पे हम लोग क्या भरेंगे, एनीथिंग होना चाहिए। अगर ये एनीथिंग होता तब सही हो जाता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सम और एनी का डिफरेंस क्या होता है। सम पॉजिटिव से में आते हैं, और एनी जो होते हैं निगेटिव और इंटरोगेटिव वर्ड में आते हैं, सेंटेंसेज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एनीथिंग होगा। तो आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम, ये सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होने वाला है। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस में दो निगेटिव नहीं होने चाहिए। बात समझ में आया? जैसे इसमें देखिए, ही डज नॉट वांट नन ऑफ दैट केक, ही डज नॉट वांट नन। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो डज नॉट है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, निगेटिव है, और नन भी आपका क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, जो अगर आपका ये डज नॉट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एनी ऑफ दैट के। बात समझ में आया? तो यहाँ पे नन ना होके क्या होना चाहिए, एनी ऑफ दैट के। यहाँ पे यही चीज एरर में है, ही डज नॉट वांट एनी ऑफ दैट केक। नेक्स्ट देखा जाए, आई ऑलवेज लाइक टू क्लोजली एग्जामिन एवरी प्रपोजल। इसमें देखिए मान लीजिए आपको पार्ट बना दिया जाता है, आई ऑलवेज लाइक टू क्लोजली एग्जामिन एवरी प्रपोजल, और बाद में दे दिया जाता है नो एरर। लास्ट वाला मान लीजिएगा नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आई ऑलवेज लाइक टू क्लोजली एग्जामिन एवरी प्रपोजल। तो देखिए होता क्या है कि जब भी आपको इन्फिनिटिव मिलता है, इन्फिनिटिव का मतलब आपका क्या हो जाएगा, टू के साथ हुआ आपका फर्स्ट फॉर्म, राइट, ये आता है इन्फिनिटिव में। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका टू के बाद आपको देख रहे हो एडवर्ब आपको दिया गया है, क्लोजली। बात समझ में? उसके बाद बोला गया है क्या, एग्जामिन।
तो कभी भी अगर इन्फिनेटिव वर्ड आते हैं आपके तो वो स्प्लिट नहीं होते हैं, उनको तोड़ा नहीं जाता, उनके बीच में कुछ नहीं आ सकता है। बात समझ में आया? तो ये एक्चुअली कैसा होना चाहिए, ये पूरा यहाँ से अगर आप देखा जाए तो ये सेंटेंस जो होगा उसमें की जगह क्या आना चाहिए था, टू एग्जामिन क्लोजली, टू एग्जामिन क्लोजली, ये आपका जो होना चाहिए सेंटेंस में आपका होना चाहिए, क्योंकि वर्ब हमारा होगा और टू उसके साथ आना चाहिए। अब कहोगे सर गलती कैसे हो, कौन सा मानेंगे, क्योंकि टू क्लोजली हमारा अलग पार्ट में और एग्जामिन जो हमारा अलग पार्ट में है, ठीक है। तो हमारा टू के जस्ट बाद वर्ब आना चाहिए, ठीक है, और इसमें वर्ब नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको एडवर्ब दे दिया गया है, इसलिए ये पार्ट आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई फादर, आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई, आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई फादर के जगह पे क्या होना चाहिए, तो देखिए कभी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें विश किया गया हो, ठीक है, और वो अनरियलिटी हो, वो पॉसिबल ना हो, वैसी विश कर पाना पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। जैसे आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई फादर, काश मैं अपने पिता के बराबर होता, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है तभी तो ऐसा विश किया जा रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि हमारे हाथ में कि हम इसको कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपको विश आता है तो याद रखेगा हमेशा हमेशा, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे आपका प्लरल सब्जेक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है, वर आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, वर आएगा। बस समझ में आया? तो आई विश आई वर एज टॉल एज माई फादर, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ ही वॉज अलाइव ही वुड हेल्प मी, अगर वो जिंदा होता तो मेरी मदद करता, मतलब फिर से तो विश ही है, काश वो जिंदा होता, अगर वो जिंदा होता, तो ये तो विश है ना, अगर वो जिंदा होता तो मेरी मदद करता, यहाँ पे भी आपका विश होगा और इस सेंस में भी आपका क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू विन दिस मैच, ही इज वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू विन दिस मैच, वो कठिन परिश्रम कर रहा है, क्या सोच के, ताकि वो इस मैच को जीत सके। बस समझ में आया? तो देखिए अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, विथ अ व्यू कहीं पे भी आपको मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाए विथ अ व्यू, तो याद रखिएगा इसमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आके क्या आती है, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, एकदम इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या विथ अ व्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे टू के बाद, हालांकि अगर देखा जाए तो इन्फिनिटी के रूल के हिसाब से ये सही कि इन्फिनिटिव ये भी होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बट कभी भी अगर विथ अ व्यू आ जाएगा तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना आके क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी यहाँ पे क्या होगा, विथ अ व्यू टू विनिंग दिस मैच, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट ओल्ड फ्रेंड नेक्स्ट मंथ, तो इस सेंटेंस में एक चीज और, विथ अ व्यू के साथ साथ आपको ये भी देखिएगा लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, इसमें भी याद रखिएगा विथ अ व्यू के साथ टू हमेशा रहता है, इसीलिए क्योंकि ये कंबाइन हो गया ना, ये पूरा का पूरा कंबाइन हो गया, बात समझ में आया? और जब कंबाइन हो गया तो फिर हमारे पास ये जो होता है जीरन फॉर्म आने लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी लुक फॉरवर्ड टू, ये भी अगर आपका रहेगा तो उस समय भी आपका क्या आता है, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा, मीटिंग ओल्ड फ्रेंड नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो विथ अ व्यू टू या फिर लुक फॉरवर्ड टू कभी भी आएगा तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग ओल्ड फ्रेंड नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, आई इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडे, आई इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडे, ये हमारा सेंटेंस है, आई इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस का भी इस चीज को इसलिए मैंने नोट कर दिया है कि इंजॉय के बाद, क्योंकि यहाँ पे दो थे तो मैंने दोनों के लिए एग्जांपल आपको ले लिया है, बट यहाँ पे इंजॉय के साथ साथ याद रखेगा कहीं इंजॉय आ जाए, एब्सेंट आ जाए, अप्लाई आ जाए, इंजॉय तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, रिजाइन आ जाए, ये वर्ड कभी भी अगर आपके वर्ब में आएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा इसके बाद रिफ्लेक्सिव केस आना कंपलसरी है, ठीक है। कभी भी इंजॉय आए, एब्सेंट आए, अप्लाई आए या रिजाइन आए,
हमेशा उसके साथ आपको क्या रखना जरूरी है, हमेशा उसके साथ आपको रिफ्लेक्सिव केस रखना कंपलसरी है। यानी आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, माई सेल्फ, यहां पे होगा माई सेल्फ। ठीक है, तो आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडे, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके पीजीटी लेवल पे पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जाहिर ऐसे क्या होते हैं, थोड़े से ये अलग टाइप के क्वेश्चन से कुछ वर्ड के साथ ऐसा पॉसिबिलिटी होती है तो हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। तो आई एंजॉयड, एब्सेंट, अप्लाई या फिर रिजाइन, ये कभी भी होगा तो हमेशा उसके बाद क्या आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव केस आना चाहिए। ठीक है, जैसे यू मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो यू मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी का मतलब ये जो अवेल होगा इसको भी ध्यान रखिएगा, अवेल हो या फिर प्राइड हो, अवेल हो या फिर प्राइड हो, इनके साथ भी हमेशा क्या आता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है। तो यू है, यू का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, योर सेल्फ। ठीक है, तो ये आपका पार्ट होगा कभी भी। तो यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आया? देखिए, ही रिजाइंड टू द विल ऑफ गॉड, ही रिजाइंड टू द विल ऑफ गॉड। तो यहां पे देखिए रिजाइन है, रिजाइन है ना। अब मैंने अभी बताया क्या कि अगर आपको रिजाइन भी रहेगा तो उसके बाद भी आपको क्या लाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव केस लाना पड़ेगा। और इसलिए यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ही का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, हिमसेल्फ। तो यहां पे हमको हिमसेल्फ लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मामला तब फंसाता है ना जब यहाँ पे ब्लैंक दे देता हो। ठीक है, जो आपके एकेडमिक लेवल पे आपने एग्जाम दिए होंगे 9th 10th वगैरह में, तो यहाँ पे ब्लैंक करने के लिए आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा मेनली ये तीनों क्वेश्चन जो है वो पीजीटी लेवल पे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके एसएससी में क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली पूछे गए। तो बाकी क्वेश्चन जनरली एसएससी के लेवल पे ही हैं, बट ये तीनों क्वेश्चन जो है वो टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। जनरली पीजीटी का मैंने पेपर देखा था, वहां पे ये क्वेश्चन थे। बात समझ में आया? तो इसको याद रखेगा, एब्सेंट, अप्लाई, एंजॉय, रिजाइन, अवेल और प्राइड, ये 6 आपको वर्ड मिलते हैं। हालांकि और भी वर्ड होते हैं, बट ये 6 वर्ड जो होते हैं जब ये आएंगे तो इनके बाद हमेशा क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव केस आएगा। ठीक है, तो आपने अपने से किया भी होगा, आप मैच कर लीजिए। अगर जो गलतियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप मिलाते रहेगा। हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा लोग। आफ्टर फॉलोइंग वर्ब्स, इन सब वर्ब के बाद, जैसे अगर आपके पास हो बात, ठीक है, आपके पास हो बात, डैश, कीप, फील, मूव, मेक, स्प्रेड, स्टॉप, ड्रॉ, रेस्ट, रोल, लिस्ट, हाइड, फीड, क्वालिफाई, ये सब। ठीक है, इन सब वर्ब के बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं लगाते। अभी मैंने बताया ना, कुछ वर्ब मैंने आपको लिखवाए। ठीक है, उन वर्ब्स को बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव जो होता है कंपल्सरी होता है। ठीक है, बट इन सब वर्ब के बाद हमारा रिफ्लेक्सिव कंपल्सरी, कंपल्सरी का मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहां पे दिया गया है, द बॉय कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्कूल। सेंटेंस अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो आपको कोई गलती नहीं नजर आने वाला है, द बॉय कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्कूल। बट हमारे पास क्या है, कीप है, और कीप होने के बाद आपके पास क्या होगा, हिमसेल्फ नहीं रहेगा। अगर आपके पास ये कीप आ गया तो मैंने बताया ना, देखिए कीप लिखा गया है, कीप, फील, मूव, हाइड। हाइड से ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने देखा है, वहां पे हाइड से क्वेश्चन कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड हिमसेल्फ बहुत ज्यादा हमने देखा है बोलता भी जाता है। ठीक है, बट स्पोकन लैंग्वेज और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अंतर होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कभी भी ये सब जब वर्ड आएंगे वर्ब के रूप में, तो वहां पे उसके बाद हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, यानी यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई, यू एंड ही आर नेबर्स। ठीक है, तो देखिए कभी भी प्रोनाउन हमको अगर यूज करना होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जब भी प्रोनाउन हमको यूज करना होता है तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 3 1, यानी कि पहले हमें लिखना चाहिए सेकेंड पर्सन, उसके बाद लिखना चाहिए थर्ड पर्सन, और सबसे लास्ट में होना चाहिए फर्स्ट पर्सन। ये जनरल सेंस के लिए। ठीक है, बट अगर हमारा प्लरल रूप आ जाता है, जैसे यहां पे देखिए यू, दे एंड वी, तो यहां के हिसाब से अगर इस रूल को देखा जाए तो यू सेकेंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन और वी फर्स्ट पर्सन है ना।
है कि नहीं। तो ऐसे सेंटेंस हमें थोड़ा सा संभाल के करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। जनरल सेंस में जब भी हमारा प्रोनाउन यूज करना होगा तीनों पर्सन का या फिर कोई भी दो पर्सन का, तो हमेशा पहले हम सेकंड पर्सन, मान लीजिए सेकंड और फर्स्ट पर्सन, तो पहले सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। थर्ड और फर्स्ट पर्सन हो तो थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। सेकंड थर्ड हो तो पहले सेकंड बाद में थर्ड, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर होता है 2 3 1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये गलत है, हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यू, ही एंड आई। बात समझ में, यू, ही एंड आई आर नेबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती है, बट यहाँ पे देखेगा यू, दे एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर। तो जब प्लुरल रूप आएगा, ये सबके सब सिंगुलर हैं, आई, यू और ही सिंगुलर है, बट जब प्लुरल रूप आएगा यानी यू का तो मान लीजिए यू ही रहता है, बट दे थर्ड पर्सन का प्लुरल है, वी फर्स्ट पर्सन का प्लुरल है, तो ये जब भी यूज होंगे तो याद रखिएगा हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, सॉरी फॉर डेट, हमारा क्या होना चाहिए 1 2 और 3 होना चाहिए इस रूप में, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे साथ क्या होना चाहिए था, इस सेंटेंस में हमें पहले वी लिखना चाहिए था, ठीक है, फिर यू लिखना चाहिए था एंड दे, ये सेंटेंस हमारा सही होता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, लेट ही डू वॉट एवर ही लाइक्स, लेट ही डू वॉट एवर ही लाइक्स। तो यहां पे कभी भी लेट आ जाए और याद रखिएगा अगर वो आपका क्या हो, एक्टिव में हो, ठीक है, पैसिव में बात अलग है, बट एक्टिव में हो तो एक्टिव में लेट के जस्ट बाद जो होता है ना वो हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए, ठीक है। तो लेट हिम डू वॉट एवर ही लाइक्स, ये आपका सेंटेंस होगा एक्टिव में, बट अगर यही पैसिव होता तो यहां पे आपका सब्जेक्टिव केस रहता, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप कहोगे सर पैसिव कैसे समझ में आएगा, मैं ऑलरेडी आपको एक्टिव पैसिव बता चुका हूं कि लेट के बाद सब्जेक्टिव केस, उसके बाद बी आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे देखिए डू फर्स्ट फॉर्म ही आया है, ठीक ना, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि ये पैसिव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लेट यू एंड आई सॉल्व दिस रीडर। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, देखिए यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, यानी कि ये सही हो जाएगा। एंड आई, ठीक है। तो जब भी कभी हम लोग किसी के बारे में बातें करते हैं, कभी दो लोगों का, तो हमेशा समझ लीजिए केस सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का, यानी कि यहाँ पे अगर लेट के बाद यू, अब समझ नहीं पाए कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें इतना पता है कि लेट के बाद हमेशा क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस लगता है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, मी, लेट यू एंड मी सॉल्व दिस रिडल, ठीक है। नेक्स्ट, लेट डू हिम हिज वर्क। तो यहाँ पे भी देखिए लेट के बाद हम जानते हैं कि हिम आया है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस आता ही है, बट एक चीज ध्यान इस बात का रखना होगा कि लेट का जो स्ट्रक्चर होता है, लेट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और उसके बाद ही आपका वर्ब आना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए लेट के बाद पहले वर्ब आ गया है और उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट आया है, यानी कि ये इधर रहना चाहिए था, यानी कि लेट के बाद हिम फिर उसके बाद डू होना चाहिए था, ठीक ना। तो ये यहाँ का एरर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज टॉलर देन आई, सॉरी मी, इस सेंटेंस को समझिएगा, ही इज टॉलर देन मी। तो यहां पे देखिए फिर वही कंपैरेटिव डिग्री भी है ना, हमेशा लाइक के साथ होता है। ही इज टॉलर देन मी का मतलब क्या हो जाएगा, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, तो उससे कर रहे हैं, टॉलर किससे है, ही है, तो यानी कि यहाँ पे चूंकि ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए, सॉरी ही की जगह पे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ये मी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर रहे आई लाइक्स हिम मोर देन दे, या फिर एक सेंटेंस आपको लिख दिया जाए, आई लाइक्स हिम मोर देन देम। दो सेंटेंस है, यहां पे समझ में आया ना कि सब्जेक्ट का अगर कंपेयर हम कर रहे हैं तो सब्जेक्ट से ही करेंगे, यानी ही इज टॉलर देन मी नहीं होगा, ही इज टॉलर देन आई होगा। बट इस सेंस में जरा समझिएगा, आई लाइक हिम मोर देन दे, या फिर आई लाइक हिम मोर देन देम,
दो सेंटेंस है। अब इसमें अगर आप कहोगे एरर, तो एरर का समझना तब होगा जब हम पैराग्राफ में समझेंगे कि बात कैसी हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका जो सेंस निकलेगा, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, मोर देन दे, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव यानी कि इन दोनों का पसंद जो है इसका मतलब दे भी जो है पसंद करते हैं और आई भी पसंद करता है, बट आई जो है वो ज्यादा पसंद करता है। ऐसा जब कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे दे ही रहेगा, क्योंकि दे का कंपेयर आई के साथ हो रहा है कि दो पसंद कर रहे हैं। तीसरे हिम को तो सिर्फ पसंद किया जा रहा है ना, है कि नहीं? पसंद करने वाला कौन है? आई और दे। तो ये दोनों का पसंद करने की जो इंटेंसिटी है वो कैसे है, उसको कंपेयर जब किया जाएगा तो यहाँ पे दे आएगा। ठीक है, अगर इधर देखा जाए आई लाइक हिम मोर देन देम, तो यहाँ पे क्या है, आई ही इसको पसंद कर रहा है और आई ही देम को भी पसंद कर रहा है, यानी पसंद करने वाला सिर्फ एक है। अब की बार कंपैरिजन हो रहा है कि जिसको पसंद कर रहा है उनमें कंपेयर हो रहा है कि उनके साथ किसके प्रति इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो अगर देखा जाए आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, मोर देन देम, उन लोगों की अपेक्षा, तो उन लोगों से ज्यादा मैं उसे पसंद करता हूं। अगर ऐसा सेंस होगा तो इसका मतलब कंपेयर जो है देम का, वो कंपेयर किससे हुआ है? हिम से हुआ है। तो यहां पे ये ऑब्जेक्टिव केस भी पॉसिबल है। बात समझ में आया? तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन किया किससे गया है। एरर फाइंडिंग में जनरली ये चीजें नहीं होती हैं, तो ऐसे कंफ्यूजन भी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, या फिर हालांकि हमने अभी आज जो है वो ज्यादातर छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज किया है, बट जब हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझने लेंगे तो फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस को देखा जाए तो वहां पे आपको कुछ न कुछ क्लू जरूर मिलेगा कि कंपैरिजन हो किसका रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो रहा है तब तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, लेकिन सब्जेक्ट का अगर हो रहा है तो फिर आपका सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दिल्ली, ये सेंटेंस देखिए और इसमें जरा आप एरर फाइंड कीजिए। द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दिल्ली, तो यहां पे देखिए क्या होता है कि द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ, तो यहां पे क्या बात की जा रही है? लखनऊ के क्लाइमेट की बात की जा रही है, और इज बेटर देन दिल्ली, तो कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? लखनऊ का दिल्ली से कर रहे हैं या फिर क्लाइमेट के क्लाइमेट से कर रहे हैं? बात समझ में आ रही है? यानी लखनऊ के क्लाइमेट को दिल्ली के क्लाइमेट से कर रहे हैं, है ना? तो जब लखनऊ के क्लाइमेट को दिल्ली के क्लाइमेट से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? हमारे पास दो वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, एक ये है कि द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये बात लिखना पड़ेगा, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, बट एक ही वर्ड को हम लोग बार बार यूज नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या लिखते हैं? देन डेट ऑफ। डेट का मतलब है कि जिसके बारे में हमने पहले बात किया है वही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, या फिर द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज बेटर देन डेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये डेट ऑफ लगाना बता रहा, नहीं तो अगर ऐसे करेंगे ना तो आपका फिर ये कंपैरिजन हो गया कि दिल्ली लखनऊ का दिल्ली से, बट हम लोग कर किससे रहे हैं? क्लाइमेट के। ठीक है, लखनऊ और दिल्ली सिटी का बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके क्लाइमेट का कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द रोड्स ऑफ बरेली आर वाइडर देन रामपुर, तो यहाँ पे भी देखिए बरेली के जो रोड्स हैं ये जो हैं रामपुर से वाइडर है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसका कंपेयर कर रहे हैं, रोड्स का कंपेयर कर रहे हैं, ना कि बरेली और रामपुर का कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जगह पे आप क्या करोगे? देन की जगह पे डेट ऑफ कर दीजिए, या फिर पूरा आप सेंटेंस लिखिए द रोड ऑफ बरेली आर वाइडर देन द रोड्स ऑफ रामपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, तो वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, तो हमारा क्या होता है? वन चूंकि जब सब्जेक्ट होता है तो जब उसका पॉसेसिव लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? वंस लगाते हैं, ना कि हिज लगाते हैं। तो ये सिंपल सा था। ठीक है, बट पूछा गया है ये जो वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, ये एक्चुअली एयरफोर्स में पूछा गया था। ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन हो गए। बाकी सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे वर्ड है इसमें जो आप अपने से कम जिन वर्ड को सुने हुए हैं उन वर्ड्स को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, और उसको आप जब यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे अपने सेंटेंसेज में लिखते समय या कहीं पे करते समय तो वो याद हो जाएगा। कुछ सेंटेंसेज जैसे इन लिस्ट हुआ, ये ज्यादातर हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं होता, तो इससे थोड़ा सा हम लोग अच्छे से इस पे फोकस करके याद कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सब हम लोग यूज करने लगेंगे तो अपने आप हमारा हो जाता है। ठीक है, तो आज 20 एग्जाम्पल हम लोगों ने किया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बट अगर आप नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसा आपको ये वीडियो लगा और कैसे इसके रूल्स लगे इससे रिलेटेड कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक
ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।